Hello everyone, this is Muskan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास के कंप्लीट कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी एक या दो वीडियो के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एडिशनल पेपर्स भी सब कुछ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई हमारे चैनल की बात जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ जाते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। इस चैप्टर में थर्ड लेक्चर आज हम करने वाले हैं लिम्फ टिश्यू फ्लूइड के बारे में एंड सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अबाउट द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड ब्लड, कि वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द ब्लड ग्रुप्स एंड ऑल्सो द ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के पिछले 2 लेक्चर्स में। आज थर्ड लेक्चर हमें पढ़ना है लिम्फ के बारे में और सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना है इस लेक्चर को। आज के लेक्चर की अप्रोच कैसी होने वाली है? आज हम कैसे पढ़ने वाले हैं? आज हम ऐसे पढ़ने वाले हैं जैसे आपको एक पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास है, ऑलरेडी है, राइट। आपको पता है कि भाई लिम्फ के बारे में आपको कितना पढ़ना है, आपको पता है कि आपके सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में आपको क्या क्या दिया गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इन चीजों को खुद से पढ़ने जाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स क्या आती है? जब आप इन सारे टॉपिक्स को खुद से पढ़ने जाते हो, ये अप्रोच आज मैं क्यों लेकर आ रही हूँ सडनली, क्योंकि अब एग्जाम्स आ रहे हैं पास और आप लोग यही पूछते हो कि मैम हमें रिवाइज करते वक्त बहुत दिक्कत होती है। मैम जब हम खुद से किसी चीज को पढ़ने जाते हैं, किसी चीज को समझने जाते हैं, तो बुक की लैंग्वेज समझ क्यों नहीं आती? हम क्यों उसे उस तरह से डिकोड नहीं कर पाते जिस तरह से आप डिकोड करके समझाते हो? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं कोई अलग से सेशन नहीं लाना चाहती थी भाई। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कंप्लीट एनसीईआरटी मैं आपको यहाँ कवर करवाती हूँ, लाइन बाय लाइन। हर एक लाइन एनसीईआरटी की हम डिकोड करते हैं, हर एक डायग्राम एनसीईआरटी का हम डिकोड करते हैं। यही हमारा पढ़ने का मेथड है। अब इस मेथड में ये बताओ कि जब इस चीज को आप खुद करना चाहते हो तो आपको क्या दिक्कतें आती हैं? आज वो सारी दिक्कतें रिजॉल्व होने वाली हैं। कैसे रिजॉल्व होने वाली है? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक एक लाइन को सिर्फ ट्रांसलेट करके डिकोड करने के लिए कि भाई क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी इजी है, इतनी इजी टू ग्रैस्प है कि आप उसको एक बार खुद से भी पढ़ोगे तो भी आपके मन से ये फियर निकल जाना चाहिए कि हम खुद पढ़ने जाते हैं तो हमें तो दिक्कतें आती हैं, हमें तो बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, या हम समझ नहीं पाते हैं, या हमारे माइंड में वो उतना इजीली बैठ नहीं पाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें लैग कर रहे हो। कहाँ लैग कर रहे हो ये खुद सेल्फ एनालाइज कर पाओगे आज जब मुझे देखोगे इसे डिकोड करते हुए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये सेल्फ एनालिसिस वाला चैप्टर, जिसे मैं कहीं और दूसरे सेशन में नहीं आपको प्रेजेंट करना चाहती थी। जो हम पढ़ रहे हैं उसी चीज में मैं आपको साथ ही साथ ये चीज सिखा दूंगी कि हम एनसीईआरटी को कैसे डिकोड करते हैं, कैसे उसको ग्रास्प करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो भाई टिश्यू के बारे में। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड क्यों कह रहे हैं, राइट? क्या है ये, किस चीज से मिलके बनता है, कहाँ पाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, क्या ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, अगर होता है तो क्यों होता है। अब ये जितने भी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं रेज कर रही हूं आपके सामने, ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके माइंड में आने चाहिए ये सारे क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? देखो, किसी भी नए टॉपिक को पढ़ने जब जाते हो तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है, व्हाट दिस टॉपिक इज। ठीक है, कि ये टॉपिक क्या है, व्हाट, फिर क्यों है। ठीक है, क्यों है और कैसे है, हाउ एंड व्हाई।
हाउ एंड व्हाई। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं टिश्यू फ्लूइड की, तो टिश्यू फ्लूइड क्या है, किससे मिलके बना है, कैसा है, कहाँ पाया जा रहा है, सब कुछ। फिर हाउ, कैसे, ठीक है, कैसे बना है ये, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह सब कुछ। कैसे वर्क करता है, उसकी फंक्शनैलिटी पे भी हाउ आ जाएगा, ठीक है, कैसे वर्क करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा तो भी चल जाएगा क्या, या होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानना भी जरूरी है ना कि भाई क्यों है ये, हमारी बॉडी में क्यों पाया जा रहा है। हो सकता है कि कोई वेस्टिजियल ऑर्गन हो, कोई वेस्टिजियल पार्ट हो, कोई वेस्टिजियल सब्सटेंस हो जिसकी उतनी ज्यादा जरूरत भी ना हो, या फिर हो सकता है कि इतना ज्यादा क्रूशियल हो कि इसके बिना आपकी लाइफ ही ना चल सके। तो ये जानना जरूरी है कि भाई ये क्यों पाया जा रहा है आपके पास, आपकी बॉडी में अगर पाया जा रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर पाया जा रहा है तो क्यों, उससे आपको पता चलेगा उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। जब आप ये क्यों पूछोगे तो आपको पता चलेगा उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ध्यान देना इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। जब आप इन क्वेश्चंस पर आते हो व्हाट, हाउ एंड व्हाई, तो आपको समझ आता है कि वो टॉपिक क्या है, क्यों है, कैसे है, उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये चीजें आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को रेज करने से नहीं आती, इन क्वेश्चंस को रेज करने के बाद इनका आंसर ढूंढने के लिए जब आप उसे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको ये सारे आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। कभी भी आज के बाद किसी भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करोगे, चाहे आप उसे रिवाइज कर रहे हो, चाहे आप उसे फ्रेशली पढ़ रहे हो, चाहे आप उसे बिल्कुल वन शॉट बोलते हैं ना, क्विक रिवीजन मार रहे हो एग्जाम के पहले, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी अप्रोच है, माइंड में क्वेश्चन जरूर होने चाहिए कि क्या टॉपिक है, क्यों है, क्या सबसे ज्यादा इसकी नीड है, इसकी नेसेसिटी क्या है, इसके बिना चल जाएगा क्या, या नहीं चल सकता है, या ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में है तो तब जब आप उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी अप्रोच जो होगी वो एक सही डायरेक्शन में होगी कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट कर रहे हो। और जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट कर लेते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचता जिसका आप आंसर ना कर पाओ। आप ध्यान देना, सीबीएसई सैंपल पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। सैंपल पेपर को जब आप उठा के देखोगे, अब आप ये नहीं कहोगे कि मैम हमें क्या लेना देना सैंपल पेपर से, हम तो क्लास 11th में, राइट, हमें क्या लेना देना, ऐसी बिल्कुल भी ये सोच मत रखना। देखो, आज नहीं तो कल आपको भी देना तो बोर्ड्स ही है, और आपको जो पेपर दिया जा रहा है वो भी आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करवाने के ही लिए दिया जाता है। जो पेपर आपको दिया जाता है फाइनल्स में वो भी आपको इसी तरह से, इसी सोच से दिया जाता है कि आगे जाके आपको बोर्ड्स देना है। तो ध्यान इस बात पर देना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सीबीएसई सैंपल पेपर को एक बार जरूर देखना। कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, मिल चुका है आपको, राइट। आप उसे एक बार जरूर देखना और देखोगे तो पाओगे कि सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड आ रहे हैं। हम टिश्यू फ्लूइड के ऊपर भी, पर ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी, इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं थी, 5 से 10 मिनट का डिस्कशन था, राइट। तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड, कि एक कॉन्सेप्ट अगर है कि हेमोफीलिया किस तरह से फैलती है, किस तरीके से इनहेरिट होती है, उससे क्या होता है, किस क्रोमोसोम पे पाई जाएगी, कैसे इनहेरिट होगी, रेसेसिव है, राइट, डोमिनेंट है, क्या है, एक्स क्रोमोसोम पे है या सेक्स क्रोमोसोम पे है, ऑटोसोम पे है या सेक्स क्रोमोसोम पे है, ये सारी चीजों के बेसिस पर अगर आपको पता है तो आपको अलग अलग केसेस दिए जाते हैं कि ये लड़का है और ऐसा हुआ और उसकी फैमिली में वैसा हुआ, अब सोचो कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। मतलब आपको उस कॉन्सेप्ट को उस सिनेरियो पे, उस केस पर अप्लाई करना था। लगता यही है कि केस बेस्ड क्वेश्चन तो बस 2 ही आते हैं मैम, 4 नंबर के, ऐसा नहीं है। अगर आप सैंपल पेपर उठा के देखोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। एडिशनल पेपर बहुत जल्द आने वाला है आपके लिए, एडिशनल पेपर देखोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे। सब कैसे हैं, थिंकिंग एबिलिटी वाले। थिंकिंग एबिलिटी अगर डेवलप करना है तो सिर्फ मैडम को पढ़ाते हुए सुनने से नहीं चलेगा, अपनी खुद की सोच को डेवलप करना पड़ेगा। अपनी खुद की सोच को डेवलप कैसे करोगे, यहां देखो, सब कुछ आपके सामने है। अगर मैं आपको ये समझाती हूँ और उसके बाद आपको समझ आता है तो ये चीज आप खुद क्यों नहीं कर सकते। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो, ठीक है। खुद से चीजें करना कब सीखने वाले हो ये बताओ। ध्यान दो क्या लिखा है यहाँ पर, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, ठीक है, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज। अब इस चीज पर ध्यान देना, पूरा लेक्चर आज इसी फ्लो में जाने वाला है।
आज का पूरा लेक्चर इसी फ्लो में जाने वाला है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आप इसे कैसे डिकोड करोगे, एनसीईआरटी को कैसे डिकोड करोगे और कैसे अपनी अप्रोच को सही डायरेक्शन में लेके जाओगे इस लेक्चर को समझने के लिए। ठीक है, क्या कहा कि एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, जैसे जैसे ब्लड जो है वो कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज में पास करता है, some water along with many small water soluble substances, some water along with what, many small water soluble substances move out into the spaces। sentences जब बड़े होते हैं तो उन्हें ब्रेक कर लिया करो छोटे छोटे पार्ट्स में, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी तक पढ़ना सीखा भी ना हो तो भी आज इस लेक्चर को आराम से पढ़ोगे। ठीक है, जब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ब्लड टिश्यूज के तरफ पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, थ्रू द कैपिलरीज। पता है ना इतना, तो ब्लड तो पढ़ चुके हैं ना, ब्लड तो पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, अब जब ये टिश्यूज की तरफ पहुंच रहा है थ्रू द कैपिलरीज तो क्या होगा, कुछ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर अलोंग विद व्हाट, कई सारे छोटे छोटे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के साथ मूव आउट करेगा। कहां से मूव आउट करेगा, into the spaces between the cells of tissues। टिश्यूज क्या होते हैं सबको पता है। मैम ऐसा क्वेश्चन तो मत पूछो, हम तो क्लास 11th के बच्चे, हमसे आप ऐसा कैसे पूछ सकते हो। हाँ, मान लो मैंने आपसे ये कहा कि एक थाली है, थाली में बहुत सारे लड्डू हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि एक थाली है और थाली में बहुत सारे लड्डू हैं। ओके, एक थाली है और थाली में बहुत सारे लड्डू हैं। अब इन लड्डू के बारे में ये बताओ मैम, आप कहाँ थाली और लड्डू बता रहे हो, अभी आप कह रहे थे फोकस करो, सारा फोकस चला जाएगा हमारा। हाँ, सारा फोकस कहाँ चला जाएगा, लड्डू के ऊपर, बताओ। चलो ठीक है, आ जाते हैं वापस साइंस के ऊपर। मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये सारी क्या है, सेल्स है, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि ये सारी क्या है, सेल्स है, और ये सारी वो ग्रुप ऑफ सेल्स है सारी जो सेम फंक्शन को करती हैं और इनने मिलके बनाया हुआ है एक टिश्यू। इन सारी ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलके बनाया हुआ है क्या, एक टिश्यू। अभी तो क्लियर है ना, अब तो नहीं जा रहा ध्यान किसी का लड्डू के ऊपर। बताओ, इन सारी ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलके बनाया हुआ है टिश्यू, और इस टिश्यू में ये जितनी भी सारी सेल्स हैं इनके बीच में जो स्पेसेस होंगे जिन्हें मैं यहाँ पर शेड कर रही हूँ। ठीक है, टाइम पास के लिए कलर नहीं कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूं मैं, यहां पर ये जितने भी सेल्स के बीच के स्पेसेस है ना इस टिश्यू के अंदर, इन स्पेसेस को आप क्या कहोगे, बताओ। ध्यान दो, दो सेल्स के बीच के या कई सारी सेल्स के बीच में, मतलब सेल के बाहर दूसरी सेल के बीच में, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उन स्पेसेस को आप क्या कहते हो, बताओ। एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। क्या ये चीज नहीं लगी किसी को, पहले से सुना हुआ वर्ड नहीं लग रहा है क्या, ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं इन्हें हम, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, मैम आप कहाँ इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे पहुंच गए। अच्छा खासा अपन वो ब्लड का रास्ता देख रहे थे, देखो ब्लड का रास्ता देखो, क्या हुआ, ब्लड गया कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज में, गया टिश्यूज में, फिर क्या हुआ मैम, जब वो टिश्यूज में जा रहा था तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अलोंग विद कई सारे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस उसमें मूव किया। कहां से मूव किया, ये वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस कहां से मूव किए इसमें ब्लड में, ये मूव किए आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज। सेल्स की टिश्यूज की जो सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वहां से ये मूव किया बाहर, लीविंग द लार्ज प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेजल्स। इससे क्या हुआ मैम, ये जो ब्लड वेजल्स थी इनमें कई सारे लार्ज प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिक्स हो गए। ठीक है, मतलब ये टिश्यूज के पास जैसे ही ब्लड पहुंच रहा था, some amount of water, water soluble substances, large proteins, formed elements, ये सब जाके उसमें हो गया मिक्स। समझ आई क्या इतनी बात, यही तो लिखा था यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ समझ रही हूँ कि यहाँ क्या लिखा है, यही लिखा है ना, ये सब कुछ जाके मिक्स हो गया, किस में मिक्स हुआ, ब्लड में मिक्स हुआ। अच्छा, तो दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट,
अच्छा, ये जो सारा सामान यहाँ से आप बोल रहे हो ना कि ये निकला है मैम, some amount of water with some amount of water soluble substances, large proteins and what formed elements, ये सब कुछ जो रिलीज हुआ है, इन सबको आप क्या कहोगे? There is a fluid released out is called as interstitial fluid or tissue fluid. ये जो फ्लूइड बाहर रिलीज हुआ है इसे आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहोगे या टिश्यू फ्लूइड कहोगे। देखो ओवरऑल है क्या ये पूरा टिश्यू, और रिलीज कहां से हुआ है? सेल्स के बीच के स्पेसेस से। उन स्पेसेस को इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। तो उन स्पेसेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहने में कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको? बताओ, जल्दी बताओ। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो सेल्स से बाहर आके फ्लूइड भर गया है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहने में क्या आपको कोई आपत्ति विपत्ति चाय की पत्ती है? बताओ। सिंपल सी कहानी है। ये जो नाम आप लोगों को बहुत भारी लगता है, मैम बायोलॉजी के टर्म से हम लोग को परेशान कर देते हैं, टर्मिनोलॉजी से पागल हो जाते हैं, याद ही नहीं रहती है, बार बार भूल जाते हैं। अरे यार है क्या उसमें, ये बताओ, बताओ ये क्या है इसमें? हाँ, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पर्स है तो आप उसको क्या बोलोगे? मुस्कान मैम का पर्स। अब पर्स का अपना खुद का कोई नाम थोड़ी लेके आओगे, पर्स बोलते रहोगे तो सारी दुनिया के पर्स पर्स है। क्या बोलोगे? मुस्कान मैम का पर्स। सिमिलरली इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फ्लूइड आके भर गया है सेल्स से बाहर निकल के, आप उसे क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दोगे। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस सारे हैं कहाँ पे? ये ओवरऑल पूरा जो मैंने थाली में लड्डू बनाया ये टिश्यू है ना? टिश्यू है या नहीं है? तो टिश्यू फ्लूइड भी बोल दो तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ 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 बताओ। टिश्यू फ्लूइड बोल दोगे तो कोई दिक्कत है क्या? तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैम, क्योंकि ओवरऑल है तो पूरा ये टिश्यू ही ना। उसी के अंदर तो सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स, उन सेल्स के बीच का ही तो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, उस स्पेस में ही तो वो फ्लूइड भरा है। क्या कह दिया उसे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह दिया। और ओवरऑल पूरा का पूरा टिश्यू है इसलिए टिश्यू फ्लूइड कह दिया। होनी चाहिए क्या कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। आज का लेक्चर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आऊं पढ़ाऊं और चली जाऊं, मुझे पूरा 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 फीडबैक चाहिए। फटाफट से बताओ। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आप ओवरऑल, क्योंकि वो पूरा क्या है? टिश्यू है, तो टिश्यू फ्लूइड कह दिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, ये टिश्यू फ्लूइड या फिर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं ये आपको अभी अभी बताया कि मैम सम वाटर अलोंग विद मेनी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस एंड हैव सम लार्ज प्रोटीन्स, ब्लड वेसल्स, सॉरी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये सब कुछ भी उसमें आ जाएगा। ये सब कुछ तो लिखा ही हुआ है ना वहां पे। रॉकेट साइंस थोड़ी है, दिमाग थोड़ी लगाना पड़ रहा है उसके लिए, बताया हुआ है, एज इट इज बताया हुआ है। बताओ, क्लियर है यहां तक? टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्यों कहा, कैसे कहा, किससे मिलके बना? बताओ। ये तीन चीजें यहां पर क्लियर हो गई ना? हुई? कोई रॉकेट साइंस लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा, है ना? सिर्फ क्या करना पड़ा? सिर्फ ये सोचना पड़ा कि इजी तो है। ऐसा टफ सोच के जाते हो ना, जब घबरा के जाते हो टर्मिनोलॉजी से, फिर कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं होता। अब ये लड्डू मैं हटा रही हूं इससे पहले कि सबकी भूख बढ़ जाए, जो कि बढ़ी चुकी होगी अभी तक, है ना? आगे बढ़ते आगे बढ़ते। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। जैसे हमने देखा था ब्लड में क्या था? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जैसे ब्लड के प्लाज्मा का हमने पूरा मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि किस किस से कॉन्स्टिट्यूट होके वो बना है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी टिश्यू फ्लूइड में भी पाया जाएगा जैसा कि प्लाज्मा में था। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। अब अगर भूल गए हो कि प्लाज्मा में क्या क्या था, तो जो प्रीवियस से प्रीवियस मतलब फर्स्ट लेक्चर जाके देख लो एक बार फटाफट से, ठीक है? ये चीज तो नहीं करनी है। देखो, भूल जाते हो ना, हर चीज, हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, भूलना बिल्कुल नहीं होता, ठीक? भूलना बिल्कुल नहीं होता। और फिर भी अगर भूल गए हो तो फिर से देखो, फिर देखो, फिर देखो। ईट फिर रिपीट भी तो करते हो ना, खाते हो फिर खाते हो, फिर खाते हो फिर खाते हो, ईट फिर रिपीट भी करते हो ना, तो लर्न फिर रिपीट भी क्या करो। एक बार पढ़ लिया, नहीं बैठा, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही बैठा होगा, फिर पढ़ो। अगली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा तो ज्यादा बैठेगा, 5% तो ज्यादा बैठेगा, अगली बार फिर पढ़ो, यही करो। अगर भूल गए हो कि प्लाज्मा के बारे में क्या क्या पढ़ा था तो एक बार फिर से जाके लेक्चर देख लो।
अब आ गए कहां पे कि भाई इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जैसा प्लाज्मा में था। चलो ये अच्छी बात हुई, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक चीज तो कॉमन हो गई ना, क्या कर देंगे बस कॉपी पेस्ट कर देंगे। आगे देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। अच्छा, ये इसका फंक्शन है क्या, बताओ। मतलब ये ब्लड और सेल्स के बीच में, जो टिश्यू की सेल्स हैं उनके बीच में न्यूट्रिएंट्स का और गैसियस एक्सचेंज जो कि ब्लड करने आया ही है। ब्लड क्या करने के लिए आता है टिश्यूज के पास, हाँ, गैसियस एक्सचेंज करवाने, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाने, मिनरल ट्रांसपोर्ट करवाने। अब ये सारे ट्रांसपोर्ट्स को, एक्सचेंज को करवाने के लिए जो मीडियम उसे चाहिए वो मीडियम ये टिश्यू फ्लूइड ही है। मतलब यही इसका फंक्शन हो गया कि ये क्या कर रहा है, ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज करवाने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। बताओ, क्या यहां से आपको इसका फंक्शन पता नहीं चला? ऐसे अलग से लिखने की जरूरत है क्या? ऐसे अलग से लिखेंगे तभी समझ आएगा। इतने क्या हम लोग, बताओ, इतने क्या हम लोग डम्ब है, हमें ऐसे लिख के देने की जरूरत है? यहां लिखेंगे फंक्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, तभी समझ आएगा कि ये टिश्यू फ्लूइड का फंक्शन है, कि ये क्या कर रहा है, ये मीडियम बन रहा है। अरे भाई बड़े हो गए हम, बड़े हो गए हम, 6th 7th 8th में नहीं है, हाँ नहीं है ना, हो गए ना बड़े। समझ नहीं आया यहां से इसको पढ़ के कि भाई ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है कहां से, ब्लड और सेल के बीच में, जहां पर मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है बॉडी की, एक्सचेंज ये वाला अगर नहीं होगा तो सेल्स के पास पहुंचेगी नहीं एनर्जी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा मैम, फैक्ट्री बंद हो जाएगी हमारी, ये जो पूरी बॉडी है ना बंद हो जाएगी। अब अगर ये काम करवाना इतना जरूरी है तो उसके लिए जो मीडियम बन रहा है, जो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू ये एक्सचेंज हो रहा है, वो भी तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब मैम फंक्शन तो इसका इंपॉर्टेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि सपोर्टिव फंक्शन है। एक्सचेंज करवा रहा है ब्लड, ठीक है, लेके आया है सारी चीजों को, ब्लड पहुंचा रहा है किसमें, सेल में, उसको यूज करके उसका आगे यूटिलाइजेशन कौन करेगा, सेल्स करेंगी। लेकिन ये एक मीडियम तो बन रहा है ना, ये उन दोनों की इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका फंक्शन आप सपोर्टिव कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, राइट। इसका फंक्शन कैसा कह सकते हो, सपोर्टिव फंक्शन कह सकते हो कि ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को, एक इंपॉर्टेंट एक्सचेंज को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट करवा रहा है। कौन, टिश्यू फ्लूइड। कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सचेंज, ब्लड और सेल्स के बीच में गैसेस और न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करवाना बाय प्रोवाइडिंग देम अ मीडियम इज द मेन फंक्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। कह सकते हो किस तरह का फंक्शन हुआ, ये फंक्शन तो है, किस तरह का फंक्शन हुआ, फैसिलिटेट करना किसी प्रोसेस को, सपोर्ट करना, राइट। यहां तक चीजें क्लियर हुई क्या, बताओ। लाइन कहने को वो एक ही है, लेकिन उसे समझने के तरीके इतने हो सकते हैं कि आप उसे मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल तरीकों से कह सकते हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उसे कितना ज्यादा फ्रेश माइंड से, कितना ज्यादा सही अप्रोच के साथ पढ़ रहे हो। वरना रीड तो पूरा एक बार में, एक विद इन 4 to 5 मिनट भी कर सकते हो, विद इन 2 मिनट भी कर सकते हो, पर जितना अच्छे से, जितना ध्यान लगा के समझने की कोशिश करोगे उतना ही डीप मीनिंग निकलता जाएगा। ये खासियत है एनसीईआरटी की, ठीक है, ये एनसीईआरटी की खासियत है। जितना ध्यान से, जितना वक्त दोगे उतना डीप मीनिंग निकलता जाएगा। उसी सेम लाइन से समझ भी नहीं आएगा कि ये सेम लाइन पहले भी तो पढ़ी थी, तब तो समझ नहीं आया था। हाँ चलो आगे देखेंगे। एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेजल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये जो फ्लूइड की बात हो गई, कैसे बना है उसकी बात हो गई, कहाँ पाया जा रहा है उसकी बात हो गई, क्या कह रहे हैं और दूसरा नाम क्या है वो बात भी हो गई, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है ये बात भी हो गई। बचा क्या, बचा क्या, ट्रांसपोर्ट। मैम पहुंचाएंगे कैसे। एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेजल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, वेजल्स का एक काफी फैला हुआ नेटवर्क जिसे आप कहते हो लिम्फेटिक सिस्टम, इस फ्लूइड को ये पूरा क्या करता है, कलेक्ट करता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम और इसकी नेटवर्क ऑफ वेजल्स इस फ्लूइड को पूरा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स, और मेजर वेन्स में ले जाकर इसे क्या कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं।
ठीक है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेजल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम, एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेजल्स जिसे आप लिम्फेटिक सिस्टम कह रहे हो, ये इस फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और इसे ड्रेन कर देते हैं ले जाकर टू द मेजर वेन्स, मेजर वेन्स में ले जाकर ड्रेन कर दिया, मेजर वेन्स में ड्रेन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पढ़ लेते हैं, चलो The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मैम। अभी आपने कहा था कि जब मुस्कान मैम का पर्स है तो उसे हम मुस्कान मैम का पर्स ही कहेंगे ना, नॉर्मल पर्स बोलेंगे तो पर्स तो पूरी दुनिया का हो सकता है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पाया जाने वाला फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओवरऑल अगर पूरे टिश्यू में पाया जा रहा है वही से पूरा है क्या, वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है कहाँ, टिश्यू में ही तो है, तो आप उसे क्या कह दोगे, आप उसे कह दोगे टिश्यू फ्लूइड भी, या फिर जब आप बोलोगे कि वो रन कर रहा है कहाँ पर, पूरा नेटवर्क ऑफ वेजल्स में, लिम्फेटिक सिस्टम की, तो आप उसे क्या कह दोगे, लिम्फ कह दोगे, क्योंकि वो कहाँ रन कर रहा है भाई, लिम्फेटिक वेजल्स में रन कर रहा है। सिंपल है, जैसा जिस सिस्टम से रिलेटेड उसका नाम होता है वैसे ही आप उसे बुलाते हो। टर्म्स बहुत इजी है, टर्म्स में कंफ्यूज मत हो। फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज द लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में ये जो फ्लूइड बह रहा है, फ्लो हो रहा है, इसे आप कह रहे हो लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके नाम हो गए। क्लियर है क्या यहां तक कहानी? लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके नाम हो गए। अब आप इसको इस तरीके से लोकेट कर सकते हो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां पर है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जब वो है, सिर्फ टिश्यू में ही जब वो है तो आप उसे टिश्यू फ्लूइड, जब वो रन करने लग गया लिम्फेटिक सिस्टम में तो लिम्फ। ठीक, अलग अलग पोजीशंस पर, इसके बीच आए कई सारे वेरिएशंस पे अभी मैं नहीं जा रही हूं, जितना हमारे सिलेबस में है हम उतना ही ग्रास्प करेंगे। ठीक है, इसके बीच आए हुए वेरिएशंस में कहाँ क्या चेंज हुआ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट इसके बीच में चेंजेस आए, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जितना हमें बताया हुआ है हम उतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भी एक्स्ट्रास की तरफ नहीं जा रहे। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू में टिश्यू फ्लूइड, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ। इतना सिंपल अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, बिल्कुल सिंपल सिंपल है या नहीं? तीन नाम है, तीनों कहां कहां पर किस पोजीशन पर आके बन रहे हैं, किस वजह से बन रहे हैं, यहां तक क्लियर है? टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताए हुए हैं कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा। मीडियम बन जाएगा वो किसके बीच का, ब्लड और सेल्स के बीच का, उनके बीच क्या होना है, एक्सचेंज होना है मैम, गैसेस का एक्सचेंज होना है, तो उसके लिए ये क्या प्रोवाइड करेगा, मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब बढ़ेंगे आगे, दैट लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं which are responsible for the immune responses of the body। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं which are responsible for the immune responses of the body। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैम ब्लड जो होता है वो रेड कलर्ड होता है, लेकिन लिम्फ कलरलेस क्यों होता है? सिंपल सी बात है, ब्लड के पास एक रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, और यहाँ पर अगर हम बात करें लिम्फ तो इसके पास ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है जो कलर को स्पेसिफाई कर पाए, इसके पास ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, इसे रेड कलर प्रोवाइड करता है। क्या है वो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड कर देता है ब्लड को। लिम्फ के पास ऐसा कुछ नहीं है तो वो कलरलेस है। ठीक है, यहां अगर हीमोग्लोबिन होता तो यहां भी आ जाता कलर, पर यहां तो नहीं है ना, यहां दूसरा कोई पिगमेंट भी नहीं है तो इसके पास कलर ही नहीं है। ये कैसा है, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। कैसा है ये, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, यहां तक चीजें अगर क्लियर है तो बस छोटा सा पोर्शन और बाकी है इसका, बिल्कुल छोटू सा। चलो, यहां तक क्लियर है लिम्फ के बारे में कहानी कि लिम्फ क्या है, कैसा है, क्यों है ही क्यों, नहीं होता तो चल जाता क्या? क्लियर है? अब क्या पूछा? नहीं मैम बताया है, एनसीईआरटी है, पूछेगी बाद में, पहले बताती है।
lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. lymph भी जैसे blood है ना मैम, gases exchange करता है, right? और क्या करता है मैम? nutrients को exchange करता है. lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. ठीक है. अब बात करें अगर आगे, that fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi. और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कहाँ से किस चीज को ये एब्जॉर्ब करते हुए चल रहे हैं, भाई पूरी बॉडी में घूम रहा है ना, पूरी बॉडी में घूम रहा है ना, लिम्फेटिक वेसल के थ्रू. बताओ, पूरी बॉडी में एलैबोरेटेड नेटवर्क है ना इनका, किसका? नेटवर्क ऑफ वेजल्स. कौन सी वेजल्स? लिम्फेटिक वेजल्स. फैट्स को कहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? इंटेस्टाइनल विलाई से. किसके थ्रू? लैक्टियल्स के थ्रू. फैट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. इंटेस्टाइनल विलाई में जो लैक्टियल्स प्रेजेंट हैं. ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है. बस ये लास्ट पॉइंट था अबाउट द टिश्यू फ्लूइड और अबाउट द लिम्फ. यहां पर ये बताओ, बहुत बेसिक सी चीजें पता चली, क्या है, क्यों है, किससे मिलके बना है, क्या काम करता है. और जब आपको ये पता चला कि क्या काम करता है तो अपने आप समझ आ गया कि इसका काम कितना इंपॉर्टेंट है. मैम सपोर्टिव फंक्शन है, फैसिलिटेट करवा रहा है इतने इंपॉर्टेंट गैसियस एक्सचेंज को जो कि ब्लड करता है. किसके साथ? टिश्यूज के साथ, टिश्यूज की सेल्स के साथ. ठीक है. मीडियम प्रोवाइड करता है टिश्यू फ्लूइड उस गैसियस एक्सचेंज को. क्या यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं? एक बार जल्दी से बता दो. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ा है, एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ा. इतना तो आपका बिल्कुल बेसिक सा इंफॉर्मेशन था अबाउट द लिम्फ, अबाउट द टिश्यू फ्लूइड, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है. और कुछ भी एक्स्ट्रा यहां पर नहीं पड़ा. क्या यहां तक क्लियर है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड तक की कहानी अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं. अब सर्कुलेटरी पाथवेज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो सर्कुलेटरी पाथवे स्टार्ट करते हैं. lymph and tissue fluid are done. Okay? चलो देखो, सर्कुलेटरी पाथवेज ये क्या है? इतना तो हमें पता है कि मैम सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं पूरी बॉडी में. अभी हमने देखा लिम्फेटिक वेसल भी जा रहा है, राइट. ब्लड भी पूरी बॉडी में हमने देखा कि मैम सर्कुलेट होता है. आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सारा का सारा नेटवर्क है. तो यहां पर किस पाथवे की स्पेसिफिकली बात हो रही है पता नहीं मैम. चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं. सर्कुलेटरी पाथवेज, ये जो पाथवेज होते हैं, ये जो सर्कुलेटरी पैटर्न्स होते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी फ्लूइड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने का जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न इन्होंने कहा कि भाई दो टाइप का होता है. फ्लूइड्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने वाला जो पैटर्न है वो इन्होंने कहा कि दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज ऑफ ओपन टाइप एंड सेकेंड इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. एक होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी पैटर्न, दूसरा होता है क्लोज्ड टाइप का. अब ओपन और क्लोज्ड वाले सिस्टम को आप क्या कह दोगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. और सेकंड को आप कह दोगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. एक को आप क्या कह दोगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. और दूसरे को आप कह दोगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनके बारे में ध्यान देंगे अब कि ये क्या है. ओपन का मतलब क्या है मैम? क्या यहाँ पर जो फ्लूइड है वो पूरी बॉडी में ऐसे ओपन ही घूमता रहता है क्या? क्लोज्ड का मतलब क्या है मैम? किसी चीज में क्लोज्ड कवर्ड रहता है क्या? ये आप बेसिक सा अंदाजा लगा रहे हो सिर्फ इसके टर्म से. आपको नहीं पता अभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, आपको नहीं पता क्लोज्ड क्या है. आप बिल्कुल बेसिक सा अंदाजा इतना तो लगाओगे ना. ओपन का मतलब होता है मैम खुला हुआ, क्लोज का मतलब होता है मैम बंद. इतना तो अंदाजा लगाओगे. ये तो क्लियर है, राइट. ये तो हमें बेसिक हमारी जो लैंग्वेज है उसी से पता है. अब यहां देखो उससे रिलेट कर रहा है या नहीं. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, it is present in arthropods and mollusks in which blood pumped by the heart passes through the large vessels into open spaces or body cavities called as sinuses. यहां ध्यान दो, क्या कहा कि मैम जो हम सोच रहे थे वही निकला. ओपन है यहां पर चीजें, यहां पर चीजें कैसी हैं? ओपन स्पेसेस की बात हो रही है, ओपन बॉडी कैविटीज की बात हो रही है. साइनसेस जिन्हें कह रहे हैं. क्या बात हुई कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले तो ये देखा कि किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में पाया जाता है. आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट passes through large vessels. हार्ट जिस ब्लड को पंप कर रहा है वो लार्ज वेसल्स के थ्रू पास होती है.
वो जो ब्लड है वो लार्ज वेजल्स के थ्रू पास होता है पूरी बॉडी में, हार्ट ने पंप कर दिया, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स in which blood pumped by the heart passes through large vessels. हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है वो लार्ज वेजल्स के थ्रू पास होके जाएगा कहां तक, ओपन स्पेसेस तक, बॉडी कैविटीज तक, जिन्हें आप कह रहे हो साइनसेस, ठीक है, ओपन स्पेसेस है, सीधे वहां ले जाके ब्लड को उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, और वहां पर सारी सेल्स जो है वो बिल्कुल नहा लेंगी इस ब्लड में और क्या कर लेंगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी, उससे गैसियस एक्सचेंज कर लेंगी, और इस तरीके से ओपन तरीके से काम चल रहा है, ओपन स्पेसेस तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। किसे? हार्ट ने जो ब्लड पंप किया है उसे, किसके थ्रू? लार्ज वेजल्स के थ्रू। यहां तक क्लियर है? अभी इसे हम फिर से पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, एक बार कंपेयर कर लेते हैं क्लोज वाले से, एक बार कंपेयर कर लेते हैं क्लोज वाले से, फिर से पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। चलो देखें, अब ये जो आपका सेकेंड टाइप है ना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है? ये एनालिड्स से लेकर कॉर्डेट्स तक, एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, पहला वाला ओपन वाला किस में पाया गया था? पहला वाला ओपन वाला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में पाया गया था, क्योंकि यहां पर ब्लड को जो हार्ट पंप कर रहा है उसे लार्ज वेजल्स के थ्रू कहां पहुंचाया जा रहा है? ओपन स्पेसेस में, बॉडी कैविटीज में, साइनसेस जिन्हें हम कहते हैं, सीधे वहां पहुंचा रहे हो। दूसरा, एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स, दे हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस आता है? मैम, ब्लड तो यहां भी पंप हो रहा है हार्ट के थ्रू, ट्रांसपोर्ट तो यहां भी वेजल के थ्रू ही हो रहा है, तो क्लोज में क्या डिफरेंस आएगा? कुछ तो आएगा, देखो क्या आएगा। इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, यहां पर हार्ट ने जो ब्लड को पंप किया है, हार्ट ने जो ब्लड को पंप किया है, ये is always circulated through a closed network of blood vessels. ये हमेशा एक closed network of blood vessels के थ्रू ही सर्कुलेट होगा, ठीक है। इसका आना और जाना दोनों ही प्रोसेस जो है वो क्लोज्ड नेटवर्क में होंगी हमेशा। क्लोज्ड नेटवर्क का मतलब क्या है? क्लोज्ड नेटवर्क का मतलब है ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। क्लोज्ड नेटवर्क का मतलब क्या है? ट्यूब्स के थ्रू होगा, ठीक। ट्यूब्स क्या होती है मैम? अरे भाई, सिंपल सी बात है, बॉडी में ये सारे नाम अलग अलग हैं, ठीक है, नाम अलग अलग है। कैपिलरी बोलते हो, वेजल बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो इनको आप? अलग अलग नाम से बुलाते हो, डक्ट बोलते हो, लेकिन सब है क्या? ट्यूब है ना, क्लोज्ड ट्यूब जिसके अंदर चीजें रन कर रही हैं, पाइप, राइट। क्या बोलोगे इन्हें आप? क्लोज्ड ट्यूब, जनरल लैंग्वेज में क्लोज्ड ट्यूब्स या पाइप्स, ठीक है। पानी भरने के लिए भी पाइप यूज करते हो ना घर में? बताओ, पानी भरने के लिए भी पाइप यूज करते हो ना घर में? बताओ बताओ बताओ, करते हो या नहीं? अगर मैं कहूं कि हमने एक मोटर लगाई, ठीक है, हम अगर कहें कि पानी को जल्दी से, ठीक है, प्रेशर से 3-4 फ्लोर तक भी ऊपर पहुंचाने के लिए, मल्टीपल फ्लोर्स तक भी ऊपर पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर को पंप करते हैं, मशीन को यूज करते हैं, है ना, करते हैं। मशीन को यूज करने के लिए अगर आपने जो मोटर है उसे कहाँ लगाया है? आपने जो मोटर लगाई है, आपने ये किया है कि एक कहीं पर ओपन सोर्स से, ठीक है, किसी ओपन सोर्स से, मान लो किसी वेल से या किसी पॉन्ड से, ठीक है, किसी ओपन सोर्स से पानी को लेकर वो मोटर क्या कर रही है? पंप करके ऊपर किसी दूसरे ओपन सोर्स, कोई एक हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रहे हैं वहां पे, कोई एक टैंक रखा हुआ है हमने वहां पर, ओपन सोर्स है, पूरा खुला हुआ है, पानी भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। आप यहां से उस पॉन्ड से उस पानी को पंप करवा के उस दूसरे वाले टैंक में ट्रांसफर करवा रहे हो, दोनों ओपन स्पेसेस है या नहीं? बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रही हूं मैं, किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल नहीं है, ये बेसिक एग्जांपल है, पानी जो पंप किया जाता है, ठीक, बेसिक एग्जांपल है। अब अगर हम बात करें कि ये जो वाटर पंपिंग सिस्टम है, ये हमने पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड ट्यूब का कर दिया है। जो पानी आ रहा है जिसे आप पंप करवा रहे हो मोटर के थ्रू, वो पानी भी आ रहा है कहां पर? टैप वाटर है तो कंप्लीटली पाइपलाइंस के थ्रू आएगा, सारा क्लोज्ड ट्यूब और पाइप के थ्रू आएगा ना। टैप वाटर है, बताओ आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मैम, कंप्लीटली क्लोज्ड होगा, कहीं पर भी ओपन स्पेस नहीं दिखेगा उसमें, कंप्लीटली क्लोज्ड, पाइप्स के थ्रू क्लोज्ड नेटवर्क से होता हुआ वो पानी आएगा, उसे आपने जहां पर भी आपने मोटर लगाया है वहां पर आप पंप करोगे,
पंप करके फिर आप ऊपर पहुंचा रहे हो बहुत किसी एक मल्टी लेवल सी बिल्डिंग में, ठीक है। उस बिल्डिंग में सब जगह पाइपलाइंस जो है वो फिट है और वो मोटर है उसको पानी को पूरे में ट्रांसपोर्ट करा रही है, ठीक। तो ये कंप्लीटली कैसा हो गया, क्लोज्ड नेटवर्क। मैम कहीं से कहीं तक, इनलेट से आउटलेट तक कहीं भी कुछ भी ओपन स्पेस की बात ही नहीं है, कंप्लीटली क्लोज्ड नेटवर्क्स है और कंप्लीटली क्लोज्ड पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू ये सब कुछ आना जाना चल रहा है, ठीक है। आना भी जाना भी, आना भी जाना भी, सब कुछ इसी के थ्रू चल रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस कैसी कहलाएगी, कंप्लीटली क्लोज्ड कहलाएगी। क्लोज्ड नेटवर्क्स को हमेशा आप क्या समझते हो, क्लोज्ड नेटवर्क का मतलब आप समझते हो कि हमेशा इसमें इन्वॉल्व है ट्यूब, इसमें इन्वॉल्व है पाइप्स। क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, ट्यूब्स एंड पाइप्स, ठीक। अब इन्हीं ट्यूब्स एंड पाइप लाइक सिस्टम्स को जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, आप इन्हें अलग अलग वक्त पर अलग अलग नाम देते हो। इन्हीं को आप डक्ट कहते हो, इन्हीं को आप ट्यूब कहते हो, इन्हीं को आप वेजल्स कहते हो, इन्हीं को आप आर्टरीज कहते हो, वेन्स कहते हो, कैपिलरीज कहते हो। ये सब क्या है, ये सब वो ट्यूब्स हैं, ये सब वो पाइप्स हैं जो अलग अलग टाइप की हैं, अलग अलग चीजों को फ्लो करवा रही हैं, पर है तो पाइप ही ना, करवा तो फंक्शन तो वही फ्लो पूरा फंक्शन तो वही कर रही है ना। बताओ 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 बताओ, काम तो पाइप का ही है ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, काम तो सारा पाइप वाला ही है ना उनका, ट्रांसपोर्ट करवाना कुल मिला के, बस बात खत्म, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करवाना बस, ठीक। क्लोज्ड ट्यूब्स है और पाइप्स, ओके। क्लियर है क्या कहानी यहां तक, क्लोज्ड ट्यूब्स और पाइप्स, क्लियर है क्या कहानी यहां तक। चलो आगे बढ़े। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैम जो ब्लड पंप करके भेजा जा रहा है वो ओपन स्पेस में भेजा जा रहा है, और यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहां कंप्लीटली क्लोज्ड नेटवर्क है, अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये डिफरेंस है किसके बीच में, ओपन और क्लोज के बीच में। ये डिफरेंस अभी हमने बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में नहीं निकाला है, ये डिफरेंस हमने कैसे निकाला है, ये डिफरेंस तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए निकाला है कि मैम टर्म्स से जो हम परेशान होते हैं ना, टर्म्स में तो परेशान होने जैसा कुछ है ही नहीं, टर्म्स तो ईजी है जो हम जनरल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, हमारी जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, जनरल मैकेनिज्म्स में भी यूज करते हैं। पानी भरने वाला मैकेनिज्म आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहां पर अभी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग टर्म्स को लेकर और प्रोसेस को लेकर तो बैठी होगी, आई थिंक सो। एक बार मुझे बताओ, एक बार मुझे बताओ, फिर पढ़ते हैं इसको आगे। बहुत कुछ है अभी इसमें पढ़ने को, अभी तो सिर्फ हमने इसके टर्म्स को देखा है। जल्दी बताओ, क्या यहां तक आपको जो बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए थी ओपन और क्लोज के बारे में, कि दो तरह के सर्कुलेटरी पैटर्न्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ओपन या क्लोज्ड, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा पाया जा रहा है, ये भी आपने यहां देख लिया कि भाई आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में पाया जा रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहां पर हार्ट जिस ब्लड को पंप करता है उसे लार्ज वेजल्स के थ्रू ओपन स्पेसेस में पहुंचा दिया जाता है, जिन्हें आप और क्या कहते हो, बॉडी कैविटीज, साइनसेस। एनालेट्स एंड कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, हार्ट जिस ब्लड को पंप कर रहा है इसे हमेशा सर्कुलेट किया जाता है क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स के थ्रू। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्लियर है बात यहां पर। आगे बढ़ रहे हैं अब हम इससे सर्कुलेटरी पाथवेज में, दैट दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। ये जो closed की बात हो रही है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहां बात किसकी हो रही है, क्लोज की हो रही है। जो हम लास्ट पढ़ रहे थे ना क्लोज, उसकी बात हो रही है। ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस पैटर्न को ज्यादा एडवांटेजियस माना जाता है एज कंपेयर टू व्हाट, एक ही तो है मैम, ओपन। ओपन से कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे बताओ, ओपन से ही कंपेयर करेंगे ना। तो दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, क्योंकि यहां पर जो फ्लूइड्स का फ्लो हो रहा है उसे ज्यादा प्रिसाइजली रेगुलेट किया जा सकता है कि अच्छा यहां से यहां तक ये फ्लूइड फ्लो होके गया है, तो इससे जब ये निकला था तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो थे वो एज इट इज पहुंचेंगे ना दूसरे आउटलेट तक। जो आपने जहां से इसको फ्लो करवाया है वहां से जब ये पहुंच रही है ट्यूब, जहां पर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हार्ट से किसी एक पॉइंट तक ये ट्यूब जो है एक फ्लो को करते हुए फ्लूइड को लेके गई है, तो यहां से जिस सारे मटेरियल के साथ वो इसे लेकर निकली थी वो पूरा एज इट इज पहुंचाएगी ना यहाँ पे,
क्योंकि रास्ते में किसी के साथ इंटरमिक्सिंग कोई एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं। बताओ, रास्ते में किसी के भी साथ कोई दूसरी इंटरमिक्सिंग, कोई एक्सचेंज, कुछ भी नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, ना कुछ गेन हुआ, तो जो मटेरियल यहां से आपने ट्रांसपोर्ट करवाया था वो एज इट इज जाएगा मैम। ये क्या है? ये एडवांटेज है किस चीज का? ये एडवांटेज है इस प्रोसेस के कंप्लीटली क्लोज्ड नेटवर्क में होने का। इसीलिए कह रहे हैं कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज्ड पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन है, इसे ज्यादा क्या माना जाता है? एडवांटेजियस माना जाता है एज कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी पैटर्न। ओके, इसे ज्यादा प्रिसाइज माना जाता है। एंड ऑल वर्टिब्रेट्स possess a muscular chambered heart। सारे ही वर्टिब्रेट्स में क्या पाया जाता है? एक मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ चैम्बर्ड हार्ट। चैम्बर्ड हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसमें चैम्बर्स होते हैं। सबको पता है ना, हार्ट में क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। है कैसा ये ऑर्गन? मस्कुलर ऑर्गन है, राइट? कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, और इसमें चैम्बर्स पाए जाते हैं। मस्कुलर ऑर्गन है, चैम्बर्स पाए जाते हैं। जो चैम्बर्स पाए जाते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कभी भी हार्ट को याद करो ना, तो कैसे याद करना? ऐसे याद करना। देखो, इस एक टर्म से, ये जो मैं आपको यहां बता रही हूं कि हार्ट को हमेशा याद रखोगे, तो किस टर्म से याद रखोगे? ये जो मैं आपको टर्म बता रही हूं, इससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर रहने वाले हैं। आपको जो कंफ्यूजन होता है कि मैम अगर लंग्स गैसियस एक्सचेंज करवा रहे हैं एल्वियोली में, और फिर वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो फिर हार्ट क्या कर रहा है? ये कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम चला रहा है? फिर इसकी क्या जरूरत है? लंग्स कर रहा है काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का, या हार्ट कर रहा है? इन दोनों के फंक्शन में बड़ा कंफ्यूजन है मैम। कौन क्या कर रहा है? मेनली जब लंग्स का काम है गैसियस एक्सचेंज करवाना, तो हार्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रखी है दुनिया ने? इसने ऐसा क्या करके रखा हुआ है? समझ ही नहीं आता मैम। दोनों के फंक्शन में तो बहुत ही कंफ्यूजन है। सबसे ज्यादा अगर बॉडी के सिस्टम्स में, अगर ऑर्गन सिस्टम पढ़ते वक्त, अगर सारे सिस्टम को पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है तो इसी दोनों चीजों में आता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितना पढ़ना है और सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना पढ़ना है। समझ ही नहीं आता। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर अराइज होता है उन स्टूडेंट्स को जो इन दोनों चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं एक बार, ठीक है ना, खोली नहीं बुक और फिर बोले हमें तो नहीं आया डाउट। ऐसा नहीं करने का। तो हार्ट के बारे में आपको याद रखना है हमेशा कि ये क्या है? ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है। मैम ऐसा क्या नया बता दिया आपने? ये तो हमें पहले से पता था, ये तो हमें पहले से पता था ये पंपिंग ऑर्गन होता है, पंप करता है। तो ये बताओ अगर आपको ये पहले से पता था कि हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है, तो डाउट तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। अभी तक डाउट तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन। घरों में मोटर देखी है? पानी को सप्लाई करने वाली मोटर देखी है? पानी जैसा आता है वो उसको पंप करके, वो जो पानी आ रहा है उसको आप, जो टैप वाटर आता है उसको आप डायरेक्टली कितने सारे फ्लोर अगर घर में है तो वहां नहीं पहुंचा सकते। आपको क्या लगानी पड़ती है? एक पंपिंग मोटर लगानी पड़ती है, जिससे वो प्रेशर के थ्रू प्रेशर डेवलप करके और पूरे फ्लोर्स तक पहुंचता है। कहीं पर भी किसी भी जगह पर आपने पाइपलाइन बिछा रखी हो, सब जगह पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? क्योंकि उतने प्रेशर से जितने भी फ्लोर्स हैं, अकॉर्डिंगली प्रेशर को डेवलप करने के लिए क्या लगाई जाती है? उतने पावर वाली मोटर लगाई जाती है, पंपिंग मोटर लगाई जाती है। तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है, गैसियस एक्सचेंज तो लंग्स ही करवा रहे हैं एल्वियोली में, वहां पर वो प्रोसेस हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में अगेंस्ट द ग्रेविटी, अलोंग द ग्रेविटी, हर जगह, हर ऑर्गन, हर सेल तक पहुंचाने का काम, एक प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करके करने का काम, सर्कुलेट करवाने का काम कौन करता है? ये महाशय करते हैं। पंपिंग ऑर्गन क्या है ये? इसे कुछ मत समझो, इसे ये समझो कि जो पानी का सोर्स आपके घर में चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी ट्यूबवेल हो या वेल हो या टैप वाटर हो, कोई भी पानी का सोर्स है जहां से आपके पास प्रॉपर फिल्टर होकर बढ़िया तरीके से पानी आ रहा है, ठीक है, वो सोर्स क्या है? वो आपके लंग्स है। वो सोर्स क्या है? वो आपके लंग्स है, जहां से आपके पास बढ़िया तरीके से ऑक्सीजनेटेड वाटर आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ पंपिंग मोटर की जरूरत है जो उसे सही जगह पर सारे फ्लोर्स तक पहुंचा दे, और वो मोटर है कौन? वो मोटर है हार्ट।
वो मोटर कौन है? हार्ट। कि लंग्स से आ रहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रेशर मेंटेन करके, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करके, प्रॉपर पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने का काम करवा रहा है। ये जो पाइपलाइंस का नेटवर्क है ना मोटर के साथ, वो इसके पास है। अभी आई थिंक आपका जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को मिक्स करने वाला डाउट निकल के आता है, वो अब अलग अलग हो गया होगा कि ये कहाँ तक है और ये कहाँ तक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बाउंड्रीज कहाँ पर लाइन होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम की कहाँ से बिगिनिंग होती है। ये चीज आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। बताओ कहाँ से मैम हम लोग हार्ट में पहुंच गए? अच्छा खासा ओपन क्लोज पढ़ रहे थे, कहाँ हार्ट पे आ गए? भाई आना पड़ेगा, सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ रहे हो आप, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे हो आप, यही तो पढ़ना है आपको, आना ही पड़ेगा। धीरे 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 आपका फ्लो किधर जा रहा है? इसी की तरफ जा रहा है। तो ध्यान दो दैट ऑल वर्टिब्रेट्स possess a muscular chambered heart। सारे वर्टिब्रेट्स के पास एक मस्क्यूलर ऑर्गन चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फिशेस की बात अगर हम करें तो दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। इनके पास जो हार्ट है उसमें 2 चैम्बर है ओनली, विद एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, ठीक, 2 चैम्बर्ड हार्ट में। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, ये एक्सेप्शन लेके चलता है कि इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो इनके पास होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके पास होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। इसमें कितने? 2 atria and a single ventricle. 2 atria and a single ventricle. Amphibians and reptiles have a 3 chambered heart. इनके पास 3 chambered heart होता है, 2 atria होते हैं, एक single ventricle होता है। जहां पर whereas crocodiles, birds and mammals possesses a 4 chambered heart। ठीक है, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के पास क्या होता है? एक 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है विद 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। देखो इस चीज को इतने आसानी से बिल्कुल ऐसे जाने नहीं देना, ठीक है, इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देना। ये आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। कहां पर, कहां पढ़ा है बताओ? मैम बिगनिंग चैप्टर्स में जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, हर एक किंगडम के बारे में हमने सारे कैरेक्टर्स पढ़े थे कि इस हर एक फाइलम के बारे में, एनिमल किंगडम के अंदर आने वाले सारे फाइलम के बारे में हमने पढ़ा था कि मैम इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इनके पास हार्ट कौन सा पाया जाता है, पाया भी जाता है या नहीं, गिल्स है या लंग्स हैं, पैर कितने हैं, हाथ कितने हैं, मुंह कैसा है, सारी चीजें पढ़ी थी हमने। तो उन्हीं के साथ हमने ये कैरेक्टर्स भी पढ़े थे कि किस फाइलम में कैसा पाया जाता है। स्टिल यहां पर हम देख लेते हैं कि 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल क्या है हमारे पास? फिशेस, ठीक है, यहां पर जितने दिए हुए हैं उतने लिख लेते हैं। फिशेस हैव, यहां नहीं लिखते, रुक जाओ सॉरी। देखो हार्ट के बारे में याद रखना हमेशा, ये क्या हुआ, हार्ट के बारे में याद रखना हमेशा दैट इट इज एन पंपिंग ऑर्गन, है ना। ये टर्म आपने पहले भी सुना है, लेकिन घर में जो पानी की मोटर है ना, पंपिंग मोटर, उससे बस रिलेट करो तो आपको सारा रेस्पिरेशन और इसके बीच का जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, यहां क्लियर। अब बात करें अगर फिशेस की, फिशेस के पास कैसा हार्ट पाया जा रहा है? 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस के पास कितना है? 2 चैम्बर्ड हार्ट है। 2 चैम्बर्ड हार्ट में कितना डिवाइड करोगे आप? 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, या 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, प्लस लगा दे। डी तो नहीं लग रहा किसी को ये? ओके, अब बात करें दूसरे ऑर्गेनिज्म की। दूसरा एग्जांपल क्या था हमारे पास? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इनके पास
एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, इसका एक्सेप्शन अलग से लिख लेंगे स्टार पॉइंट करके। इनके पास होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट में हमेशा आप लोग को जब ऑप्शन दिए जाते हैं कि कितने एट्रिया कितने वेंट्रिकल होंगे, तो क्या करते हो, कुछ भी रैंडम लगा के आ जाते हो। ये फिक्स नंबर याद रखना जरूरी है, दैट 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल, 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। किसके केस में, किसके केस में, जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। किसके पास है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के पास। आ जाओ फिर से, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में अगर हम बात करें तो इनके पास पाया जा रहा है 3 चैम्बर्ड हार्ट। रहने देते हैं सेम कलर, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और 3 चैम्बर्ड हार्ट को आप डिवाइड करोगे तो 2 एट्रिया किस तरीके से है, चैम्बर कौन कौन से हैं, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने जब हमने फाइलम्स पढ़े थे। यहां पर एक स्टार पॉइंट डाल देते हैं, किसका, क्रोकोडाइल का। ठीक है, एक स्टार पॉइंट डाल देते हैं, यहीं से आया हुआ क्रोकोडाइल। ठीक है, इसके पास क्या होता है, इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। है ना, ये क्लियर है। अब बढ़े किसकी तरफ, अब बढ़े किसकी तरफ, 1 2 3 एंड 4। लास्ट देखो क्रोकोडाइल। ठीक, इसके अलावा बर्ड्स एंड मैमल्स possesses 4 chambered heart with 2 atria and 2 ventricles। ठीक, तो क्रोकोडाइल तो इनकी कैटेगरी का है। इसके अलावा हम नेक्स्ट कैटेगरी लेकर आए अगर, तो बर्ड्स एंड मैमल्स। they have what, they have 4 chambered heart। फोर चैम्बर्ड हार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। ये चीज बहुत सिंपल सी है, छोटी सी है, मैम इसे बताने की लिखने की क्या जरूरत थी, इसे लिखने की जरूरत थी। ठीक है, यहां इतनी छोटी सी चीज से आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस, और इस छोटी सी चीज से आए हुए क्वेश्चंस अगर हमसे गलत हो जाते हैं तो ये बहुत दिक्कत की बात है। ठीक, तो इन छोटी छोटी चीजों को जरूर 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 ध्यान रखना है। ठीक है, वो कहते हैं ना, मेरे चाचा मौसी की शादी में जरूर जरूर आना है, बस वैसे ही इन छोटी छोटी चीजों को जरूर जरूर ध्यान रखना है। इसे कहीं और फिट कर सकती हूँ क्या मैं, इतने में बन जाएगा। चलो, क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे हम और लिखते जाएंगे जो हमें जरूरत लगेगी। चलो, हार्ट को हमेशा याद रखोगे एक पंपिंग मोटर की तरह, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोटर की तरह याद रखोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कभी भी वो क्लैश होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम। इन फिशेस, फिशेस की हमने बात की ना सबसे पहले, तो फिशेस में क्या होता है, हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills। इस deoxygenated blood को कौन वापस से oxygenated में कन्वर्ट करता है, गिल्स करते हैं, क्योंकि उसमें गिल्स पाए जाते हैं। फिशेस में क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के लिए फिशेस में क्या पाया जाता है, देखो रेस्पिरेशन सर्कुलेशन से कैसे रिलेटेड है ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया, राइट। जो सोर्स है, टैप वाटर, ट्यूबवेल, वेल, ये सब जो सोर्स है जहां से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सोर्स क्या है, वो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है, वो लंग्स है, वो एल्वियोली है। तो इसके पास लंग्स नहीं है ना, इसके पास क्या है, गिल्स। इसके पास कौन है, गिल्स। तो कहां से आएगा ऑक्सीजनेटेड, गिल्स से आएगा। सिंपल, इससे सिंपल तो मैम ABCD भी नहीं हो सकती। चलो,
गिल्स की कहानी तो समझ आ गई कि भाई फिशेस के पास गिल्स हैं, तो वहां से मिल रहा है उन्हें क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, फिर सप्लाई किया जाएगा कहां पर, कहां सप्लाई करेंगे, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। बॉडी पार्ट्स की तरफ सप्लाई करेंगे जहां से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस से, ठीक है, रेगुलेट होके सर्कुलेट होके कहाँ आ जाएगा, हार्ट के पास आ जाएगा। हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, फिर भेजेगा किसके पास, जहां पर इसे ऑक्सीजनेट होना है। कहाँ होना है, गिल्स में होना है। समझ आ रहे हो, सिंगल सर्कुलेशन चल रहा है ये पूरा, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन क्यों चल रहा है, क्योंकि एक ही एट्रिया है, एक ही वेंट्रिकल है, सीधे एट्रिया से वेंट्रिकल से चीजें कहाँ जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही है। समझो, फिशेस में हार्ट क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। ये सिंगल सर्कुलेशन क्यों है, इस बात पे अभी ध्यान मत देना, जब डबल पढ़ोगे ना अपने आप पता चल जाएगा ये सिंगल क्यों है। ये मत सोचना कि मैम इसका रीजन अभी पता करें, आपने बोला था वाई। देखो, इसका वाई आपको अपने आप पता चलेगा जब डबल पढ़ लोगे। डबल पढ़ोगे तो अपने आप समझ आएगा मैम ये सिंगल क्यों है। सिंपल सी बात है। देखो क्या कहा, फिशेस में हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। फिशेस में हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, जो कि जाके गिल्स से फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है, क्योंकि गिल्स लेके आ रहे हैं ऑक्सीजन रिच वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन कहां से मिल रही है उन्हें, गिल्स के थ्रू मिल रही है, तो ऑक्सीजनेट हो जाता है वो ब्लड, कहां जाके, ऑक्सीजनेट कहां होता है, गिल्स में जाके। फिर क्या होता है, सप्लाई होता है, कहां होता है, बॉडी पार्ट्स में होगा, बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई होता है, जहां पे जाके वो फिर से डीऑक्सीजनेट होता है, क्योंकि बॉडी पार्ट तो क्या लेके बैठे हैं, बॉडी पार्ट्स तो क्या बैठे हैं, बॉडी पार्ट्स तो अपना जो ट्रांसपोर्ट करवाना है, रिलीज आउट करवाने वाला मटेरियल है वो लेके ही बैठे हैं कि भाई कोई आए लेके चला जाए, तो उस ब्लड को वापस से डीऑक्सीजनेट कर देते हैं, ऑक्सीजन उससे ले लेते हैं। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से पहुंचाया जाता है कहां पे, रिटर्न टू द हार्ट। ये क्या हुआ, सिंगल सर्कुलेशन हुआ। किस में पाया गया, फिशेस में पाया गया। इनके पास हार्ट कैसा था, टू चैम्बर्ड था। टू चैम्बर्ड कौन कौन से थे, एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। सिंगल सर्कुलेशन यहां चला। फिर हमने बात की एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में क्या हुआ, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट थे, मतलब 2 एट्रिया थे और एक वेंट्रिकल था। तो अब देखना है यहां कैसे चलेगा सर्कुलेशन। लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। 2 एट्रियम है ना, तो जो लेफ्ट एट्रियम है इसके पास आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आएगा मैम, ऑक्सीजनेटेड का सोर्स तो बैठ गया आप दिमाग में, गिल्स, लंग्स, स्किन, जहां से भी ये रेस्पायर कर रहे हैं, जो भी इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट। गिल्स, लंग्स, स्किन, जिससे भी ये रेस्पायर कर रहे हैं वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया कहां से आया मैम, गिल्स, लंग्स या स्किन से आया। ये कहां गया, ये गया लेफ्ट एट्रियम में। 2 एट्रिया है ना, किसके पास, एम्फीबियन और रेप्टाइल के पास। लेफ्ट एट्रियम में आया मैम क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स और लंग्स और स्किन, एंड देन राइट एट्रियम्स, and the right atrium gets the deoxygenated blood from the other body parts। और जो right atrium है उसमें क्या आ रहा है, बाकी के body parts से deoxygenated blood आ रहा है, ठीक है। एक एट्रियम में लेफ्ट वाले में क्या आया, ऑक्सीजनेटेड, और दूसरे में क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में क्या आया, इसे अपन सिंपल सा डायग्राम बनाए, इसे ट्रायंगल बना दे, इसका ट्रायंगल बना दे, बताओ बताओ। अरे ये मैंने क्या किया, इसका ट्रायंगल बना दे ऐसा। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है मैम, राइट एट्रियम, और ये क्या है, वेंट्रिकल। एक ही है, एक ही है, राइट। अब ये बताओ लेफ्ट एट्रियम में क्या आया मैम, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में क्या आया मैम, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कहां से आया ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोर्स मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के आने का सोर्स होता है जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन उस ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा होता है, वहीं से रेस्पायर करके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है हार्ट के पास। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, गिल्स, लंग्स, स्किन, जो भी उसके पास ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए वहां से आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया गिल्स,
या लंग्स या स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है। ये सोर्स है, यहां से आया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? फ्रॉम द बॉडी, बॉडी टिश्यूज, बॉडी सेल्स, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। यहां से डीऑक्सीजनेटेड आएगा, ठीक है। जो सेल्यूलर एक्टिविटीज चल रही हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही हैं, वहां से पूरा डीऑक्सीजनेटेड आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम द बॉडी, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड। ये किधर आया? लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में आ गया। अब क्या करना है मैम इसका? अब क्या करना है इसका? चलो देखते हैं। However, they get mixed. ये प्रोसेस आई थिंक आपको लेफ्ट और राइट एट्रियम की तो यहां पर क्लियर होगी कि हाँ लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, सोर्स क्या है उसका? जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वहां से आ रहा है। राइट में डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, सोर्स क्या है? पूरी की पूरी बॉडी की एक्टिविटी से आ रहा है। तो पूरी बॉडी से आ रहा है, ये कहां पर? डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम में। फिर उन्होंने ये कहा कि ये मिक्स हो जाएंगे कहां पर? सिंगल वेंट्रिकल में, क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, तो ये दोनों यहां पर हो जाएंगे मिक्सअप। यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर मिक्स हो जाएंगे दोनों, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, पूरा वेंट्रिकल में मिक्स। तो हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, एक सिंगल वेंट्रिकल में जाके सब मिक्स हो गए। आपको यहां से मैं ना वो जो अभी अपने ओपन स्पेसेस पढ़ा है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका मैकेनिज्म भी मैं समझाऊंगी थोड़ा सा आगे जाके कि यहां पर आप क्यों इसे ओपन सिस्टम कहते हो, क्यों क्लोज्ड कहते हो, कौन सी कैविटीज की बात करते हैं, कहां जाके मिक्सिंग होती है, कहां मिक्सिंग नहीं होती है। ये सारा मैकेनिज्म आप समझोगे, बट स्टेप बाय स्टेप समझोगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। देखो यहां क्या हुआ? दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल एक ही था। ये देखो वी जो लिखा है मैंने वेंट्रिकल का लिखा है, यहां पे एक ही था, तो भाई इसमें आके ये मिक्स हो गया। विच पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड, मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब ये वेंट्रिकल क्या करता है? इस मिक्स्ड ब्लड को पंप आउट करता है। वेंट्रिकल क्या करता है? इस मिक्स्ड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजनेटेड भी है डीऑक्सीजनेटेड भी है, इस मिक्स्ड ब्लड को पंप आउट करता है। तो ये क्या कहलाता है? ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अभी यहां पर आप ये जो सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन है ना, इस टर्म में कंफ्यूज मत होना। जब आप डबल पूरा पढ़ोगे ना, तो आपको ये सिंगल और इनकम्प्लीट अपने आप समझ आएगा, इसमें अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दो, आगे क्या कहा? दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हमने अब इनके बाद पढ़े थे, बर्ड्स और मैमल्स की कहानी, ठीक है। बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल, इनके पास क्या है? oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passed on to the ventricles of the same sides. बर्ड्स और मैमल्स में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट और राइट एट्रिया में आता है, किसकी बात कर रही हूं मैं? स्पीड आपको ज्यादा तो नहीं लग रही है? आराम से एक बार देख लेते हैं। देखो, जहां पर एक ही एट्रिया और एक ही वेंट्रिकल था, तो सिंपल थी कहानी। डीऑक्सीजनेटेड आया हार्ट में, एट्रिया में, ठीक है। उसने क्या कर दिया? उसको वेंट्रिकल पे पास कर दिया, वेंट्रिकल ने उसे क्या कर दिया? वापस से ट्रांसपोर्ट करा दिया, ठीक है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन चल रहा है। ऑरिकल में आ रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है, ऑरिकल वेंट्रिकल लंग्स गिल्स पे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से कहानी चल रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट पंप कर रहा है, और ऑक्सीजनेटेड वो जाके कहाँ हो रहा है? गिल्स में जाके हो रहा है। उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स है। ये फिशेस की कहानी थी सिंगल सर्कुलेशन की। बात अब आई किसकी? जहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट की कहानी में क्या हुआ? लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की कहानी देखोगे कि लेफ्ट में आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी उसका रेस्पिरेटरी सोर्स है, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ऑर्गेनिज्म का, उससे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना, ये तो फिक्स बात है। कहाँ आना है? लेफ्ट एट्रियम में आना है। लेफ्ट एट्रियम में ये आया है, तो दूसरे वाले में क्या आया? राइट वाले में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड आया है। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आया है, अब क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, अगर 2 होते तो रेस्पेक्टिव ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड 2 अलग अलग वेंट्रिकल में चले जाते, मिक्सिंग नहीं होती। पर ऐसा नहीं हुआ, वेंट्रिकल तो एक ही है। तो क्या हुआ? ये दोनों ब्लड मिक्सअप हो गए, और ये मिक्स्ड ब्लड ही फिर पंप किया किसने? वेंट्रिकल ने। इसलिए इसे क्या कहा है?
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा है कि भाई सर्कुलेशन तो 2 बार हो रहा है, सर्कुलेशन तो 2 बार हो रहा है, ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ तो जा रहा है, पर ये इनकम्प्लीट है ना। यहां पर दोनों तरफ से ऑरिकल में दोनों ब्लड आए तो हैं, लेकिन एट लास्ट जाके मिक्स ही हो गए ना, कंप्लीट नहीं हो पाया डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन है क्या? बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट और राइट एट्रिया में आते हैं, वो उनके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाके पास हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। देन क्या होता है? द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, वेंट्रिकल्स उसे पंप आउट कर देते हैं बिना किसी मिक्सिंग के। दैट इज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट, मतलब 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। दैट इज 2 separate circulatory pathways are present in these organisms, hence these animals have double circulation. इसीलिए इसे हम कहते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बताओ 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 बताओ। जब 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट हैं कि हार्ट के लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम से वेंट्रिकल से एक पैसेज चल रहा है और राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल से एक पैसेज चल रहा है, जहां पर कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है सेम हार्ट के अंदर होने के बाद भी, इसे कह रहे हो आप डबल सर्कुलेशन, जो कि अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कहा गया है, इसके अंदर आपको यही पढ़ना है, हार्ट की पूरी फंक्शनिंग पढ़नी है। अभी तो हम सिर्फ सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि सर्कुलेशन कहां से कहां कैसे होता है, किस किस टाइप का होता है, ओपन कैसा है, क्लोज कैसा है। ठीक है, ये पूरा अभी सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ना बाकी है। अभी आपने सिर्फ पाथवे पढ़ा है, सर्कुलेटरी पूरा पढ़ना बाकी है। आपको यहां से सिर्फ इतनी क्लियरिटी मिल गई है कि एक ऑरिकल में आ रहा है, एक वेंट्रिकल में जा रहा है, सिंगल सर्कुलेशन की प्रोसेस को चला रहा है। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस जिसमें 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज चल रहे हैं। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज में क्या कहानी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहीं पर भी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। ये पाथवे है किसका? ये पाथवे है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में। और इन दोनों के बीच आएगा क्या? इन दोनों के बीच आता है एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि ऑरिकल्स में तो सेपरेट होके रह रहा है, लेकिन वेंट्रिकल में आके मिक्सअप हो जा रहा है। ठीक है, ऑरिकल 2 है और वेंट्रिकल एक ही है, तो एक ऑरिकल तो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव कर रहा है, दूसरा सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड को ही रिसीव कर रहा है। लेकिन वेंट्रिकल में आके क्योंकि मिक्सिंग हो जा रही है, तो प्रोसेस कहीं ना कहीं ऑरिकल की बात करें तो डबल सर्कुलेशन वाली है, लेकिन वेंट्रिकल की बात करें तो सिंगल सर्कुलेशन वाली है। तो इसे आप कहते हो, क्या कहते हो? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हो। ठीक है, इस तरीके से ये सर्कुलेशन हुआ है। अब आपको ये पूरा का पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला, ये पूरा पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है। सारे जो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल्स, इन सब के क्या फंक्शंस हैं, कैसे ये इस मैकेनिज्म को चलाते हैं, कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, क्यों इंटरमिक्सिंग नहीं होती सेम इतने से छोटे से हार्ट में होने के बाद भी, दोनों तरह के ब्लड उसी छोटे से हार्ट्स में होते हैं ना, उसके बाद भी इंटरमिक्सिंग क्यों नहीं होती है, किस तरीके से ये सब कुछ डिजाइंड है, कौन कौन से वॉल्व्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्यूब्स हैं, कौन सी वो पाइप्स हैं, कौन से वो वेजल्स हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सब कुछ पढ़ना है। लेकिन ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, इन डिटेल पढ़नी है। आज के लेक्चर में आपको सिर्फ सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ना था, जिनके बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा। बताओ जल्दी से एक बार, क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आई हैं जो हमने टिश्यू फ्लूइड के बारे में, मतलब लिम्फ के बारे में पढ़ा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में पढ़ा है? यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? इसके बाद हमने सर्कुलेटरी पाथवेज को देखा है। ये सर्कुलेटरी पैटर्न 2 हो सकते हैं, ओपन और क्लोज। जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन फाइलम्स में ओपन पाया जाता है हमने वो देखा। देन हमने देखा कि क्लोज किस में पाया जा रहा है। क्लोज ज्यादा एडवांटेजेस है क्योंकि ये कंप्लीटली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा क्लोज्ड पाइप्स, नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू चलता है।
यहाँ पर फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा प्रिसाइजली आप रेगुलेट कर सकते हो। इसके बारे में फिर हमने और पढ़ा कि जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस में किस तरह से पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिशेस की बात करें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट के थ्रू चल रहा है। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल इनका एक एक्सेप्शन है विद 4 चैम्बर्ड हार्ट। फिर आए हम किसकी तरफ, फिर आ गए हम बर्ड्स और मैमल्स की तरफ विद 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिनके पास 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। फिशेस में सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, सिंगल सर्कुलेशन चल रहा है। देन हमने बात की कि 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म में कैसा सर्कुलेशन है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। और फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट की हमने बात की तो इनके पास डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इस डबल सर्कुलेशन को आप पढ़ोगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इन डिटेल। और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टिश्यू फ्लूइड के बारे में देखा, सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में देखा। तो एक बार मुझे जरा फटाफट से बता दें कि आपको ये दोनों टॉपिक्स, छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, क्या ये क्लियर हो गए हैं? नेक्स्ट टॉपिक में हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। कहां पर? जो हम डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर है? एक बार मुझे फटाफट से बता दें। इसके बाद आपको पता है मैडम क्या बोलने वाली है। मैडम यही कहने वाली है कि भाई अभी तक अगर आपने कोई भी लेक्चर, कोई भी चैप्टर जो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ अगर मिस आउट कर दिया है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है अगर आपने उसका कोई लेक्चर मिस आउट किया है, तो आप इन सारी ही चीज़ों को कभी भी किसी भी वक्त अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जाके अवेल कर सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे, आपको मिल जाएंगी बायोलॉजी की मेरी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी। उसमें आप अभी तक कंप्लीट किए हुए सारे ही लेक्चर्स, सारे टॉपिक्स, चैप्टर्स सबको देख सकते हो विद देयर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इसके अलावा जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टॉप 20 एमसीक्यूज, ये सारा का सारा सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, सिर्फ क्लास 11, सिर्फ क्लास 12 ही नहीं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास, हर सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, यूपी या एमपी बोर्ड, सारा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं किसी भी कोर्स में आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, एडिशनल पेपर सब कुछ अवेल कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।